नमस्कार दोस्तों। सर्वे की पहली क्लास आप लोगों ने करी, प्रेम दिखाया और बड़ा देखा, मैंने इंटरेस्ट से आप लोग पढ़ रहे थे तो अच्छा लगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस भी हम लोगों ने काफी सारे उसमें कर लिए। तो आज हम लोग उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर का अगला क्लास लेकर के आपके सामने मैं आ गया हूं। अब देखिए, जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा उसके क्वेश्चंस किए, देखा कि उससे क्या क्या बन सकता है। जो दो टॉपिक बचे हैं वो क्या है, उसके अलावा एक टॉपिक मैं इसमें अपने से ऐड करूंगा जो कि मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है और बार बार उसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हम लोग इसको देख लेते हैं इसमें कि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था। इसमें ये दो टॉपिक पूरा क्लियर कर लिया था, याद है सबको ना। अब ये दो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे दो नहीं है बल्कि इसमें कई चीजें हैं। पहला तो है प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग और दूसरा है स्केल्स। और स्केल में ये सारी चीजें बताई गई हैं। कहेंगे सर स्केल तो सुना सुना सा लग रहा है, स्केल तो सुना सुना सा लग रहा है। कहां सुना है? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपने स्केल पढ़ा था, सिंपल स्केल और डायगोनल स्केल, याद है ये सब आप लोगों को। इसमें वही वाली स्केल फिर से पढ़नी है, लेकिन इसमें तरीका अलग होगा। सिंपल स्केल जैसे उसमें पढ़ा था आपने वो, उसके साथ देखिए यहाँ पे डायगोनल स्केल का नाम भी दिया हुआ। समझ गए बात को? रुकिए जरा यहाँ पे ध्यान से, चीजों को समझिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। वहां स्केल आपने बनाना सीखा था और वो एक ग्राफिकल स्केल थी। कहेंगे सर ये सब क्या बता रहा है, थोड़ा वेट करिए। मतलब कई बार जब मैं कुछ बोलता हूं और ना समझ में तो थोड़ा ये समझा करिए कोई बहुत गहरी बात, इसलिए रुका करिए, समझा करिए, तब आ जाए। यहां पर मैंने कहा कि स्केल में आपने पढ़ा जरूर है लेकिन उसको ग्राफ पे बना के पढ़ा है। उस ग्राफिकल स्केल की मदद से मैप पर कैसे उसका यूज किया जाता है वो मैं इसमें बताऊंगा आपको। दूसरी चीज उसके भी पहले है प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। इसमें एक टॉपिक मैं अपने से ऐड करूंगा, वो है एरर्स के बारे में। एरर्स इन सर्वेइंग, एरर्स इन सर्वेइंग, इसका बेसिक थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि एक चीज आपको अभी नहीं पता चला होगा तो मैं आपको बता दूं। कई बार मैं बताते बताते एक चीज बोल रहा हूं कि बाद में बताऊंगा, क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर है ना वो क्या है, वो ओवरव्यू है। आगे की आने वाली सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा नाम मैं लेता जा रहा हूं, क्योंकि अच्छा, जो नया पढ़ाएगा आपको वो आगे की चीजें नहीं जानता है तो वो नाम नहीं ले पाएगा आपसे, तो उसका लगेगा आपको कि ये तो सब पूरा बता रहा है। बेटा मैं कई चीजें आगे की बता रहा हूं, एक तुमको ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि उस पर दोबारा जाना है। जब भी कोई चीज तुमको लगे कि ये तो पूरा बताया नहीं, आप छोड़ दिए बीच में, तो वो मैं ओवरव्यू दिया हूं, वो आगे मिलने वाला है तुमको, इसी सब्जेक्ट में आगे मिलने वाला। एक साथ पूरा सर्वे में पढ़ा सकता हूं, यहां 12 घंटे खड़ा कर दोगे मैं पूरा सर्वे एक साथ पढ़ा सकता हूं। लेकिन अभी जो मैं इस चैप्टर में ओवरव्यू दे रहा हूं बस, तो ओवरव्यू का मतलब है आगे का पीछे का सब मिला के एक तुम तक हल्की सी नॉलेज। फिर 1 बाय 1 तो चलेगा ही। आगे अगला चैप्टर जो चेन सर्वे है उसमें आप देखेंगे कि चेन की मदद से पूरा मैप कैसे बनाया जाता है, फिर कंपास की मदद जोड़ेंगे उसमें। यही करना है हमको आगे, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले हमने बोला था कि सर्वेइंग का जो, देखो ध्यान से, उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य में बेटा मैंने बोला था कि टू प्रिपेयर, इसको याद रखना, दिमाग से निकालना मत। सर्वे का उद्देश्य जब तक याद रखोगे तब तक तुमको पढ़ने में मजा आता रहेगा, ये याद रखना। टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड इंजीनियरिंग मैप, अ डिटेल्ड इंजीनियरिंग मैप, यानी जो इंजीनियरिंग मैप, यानी एक पूरा अच्छा सा डिटेल नक्शा बनाना ही हमारा क्या है, मेन उद्देश्य और पर्पज है सर्वे। और वो नक्शा ऐसा, नक्शा मतलब समझते हो ना, एक जगह की एक फोटो बना देना। जैसे तुम अब देखो, मुझे जानना है कि मैं कैसा दिखता हूं तो आओगे मोबाइल लेकर फोटो खींच लोगे। लेकिन मैं बोलूंगा कि आपका शहर कैसा दिखता है तो आप फोटो नहीं खींच पाओगे पूरे शहर का, वो भी बिल्कुल सीधा सीधा तो बिल्कुल नहीं खींच पाओगे। कभी हवाई जहाज वगैरह से जाके खींच भी लोगे तो ठीक से दिखाई नहीं देगा कि उसमें क्या। तो हमें एक जगह का ऐसा फोटो बनाना है, ऐसा नक्शा बनाना है जो उस जगह के बारे में सारी तकनीकी जानकारी दे दे, या फिर जिस जानकारी के लिए वो नक्शा बनाया जा रहा है वो जानकारी दे दे। अभी तो आप थोड़ा बहुत बेसिक पे हैं, जैसे आप मान लीजिए अभी सिंचाई विभाग में मैं हूं, तो आप भी अगर कभी उसमें गए
तो आप देखते होंगे कि नहरों का ही केवल एक गांव लिया जाएगा, उसमें सिर्फ नहरों का नक्शा रहेगा और बाकी चीजें हटा दी जाएंगी, क्योंकि हमें तो नहरों का काम है। तो हम एक नक्शा, हम एक घाट, आप कभी आप वो खोलिएगा, कई लोगों का जमीन जायदाद का मामला होता है तो आप खसरा खतौनी खोलते हैं, खसरा या खतौनी खोलते हैं ना, तो उसमें देखते हैं आप खतौनी में, या फिर आप उसका उस जगह का गाटा संख्या अगर चेक करते हैं तो देखते हैं गाटा गाटा बटा रहता है, वो भी एक नक्शा होता है। तो जब आपको रिवेन्यू वाले मामले में जाना पड़ेगा या जमीन वाले मामले में जाना पड़ेगा तो आपको गाटा वाला पूरा मैप चाहिए होगा। यहां पर आपका मैप हर काम के लिए अलग अलग मैप बनाए जाते हैं। भारत के नक्शे में ही अगर मैं पूछूं कि भारत का नक्शा ले आइए, उसमें सिर्फ रेलवे लाइन को दिखाइए। क्यों? क्योंकि रेलवे वालों के लिए उसकी जरूरत है, उनको क्या मतलब है बाकी चीजों से, या उनसे जुड़ी हुई कुछ चीजों को दिखा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं, नक्शे में हर चीज नहीं रखी जाती है, हमारे उद्देश्य के लिए जो चीज बनाई जाए। जैसे टोपोग्राफिकल मैप है तो उसमें टोपोग्राफी रिप्रेजेंट करी जाएगी, और कोई माने पाइपलाइन का मैप है तो सिटी सर्वे करके उसको बनाया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये चीज आज दिमाग में बैठाई कि नक्शा किसी चीज का एक ही नहीं हो सकता, एक ही जगह के कई नक्शे अपने अपने उद्देश्यों के आधार पे बनाए जा सकते हैं। समझ गए इस बात को क्लियर? तो जब हमें वो नक्शा बनाना है अपने किसी उद्देश्य के लिए तो हम बनाएंगे, जो जैसा हमको काम होगा वैसा हम बनाएंगे। लेकिन उसको बनाने के लिए दो प्रमुख सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। यानी कोई भी नक्शा बनाने का काम यदि सर्वे के अंदर आप कर रहे हैं बेटा, तो दो सिद्धांतों को आपको लागू करना ही पड़ेगा। सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धांत वो होते हैं जो किसी काम में अपनाए जाए। जैसे जीवन में एक सिद्धांत बना लीजिए तो जीवन आसान हो जाए। इसी तरह सर्वे में दो सिद्धांत हैं जिनको यदि आप अपना लेते हैं तो सर्वे का काम ज्यादा एक्यूरेट, कम समय में और अच्छे तरीके से होगा। वो दोनों काम क्या है? कहेंगे वो सर्वे के सिद्धांत। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट और थिंग्स दैट मेक्स आर वर्क इजियर। हमारे काम को सरल बनाने का काम करते हैं सिद्धांत। सिद्धांत वो होते हैं असल में जो किसी ने कर करके सीखा और आप तक पहुंचा दिया। तो वो दो सिद्धांत सर्वे के क्या थे, उन्हीं को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। अब प्रिंसिपल ऑफ सर्वे में मैं अगर बात करूं इसके मूल सिद्धांतों की, कि सर्वेक्षण के मूल सिद्धांत क्या थे, तो पहला सिद्धांत है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और दूसरा सिद्धांत है लोकेटिंग अ न्यू पॉइंट विद द हेल्प ऑफ मिनिमम टू रेफरेंस पॉइंट। ये थोड़ा अधूरा इसमें बोलेगा, मैं जो बोल रहा हूं वो ज्यादा इलेबोरेटिव और एक्यूरेट है। इसमें जो बोला है वो थोड़ा सा अधूरापन है उसमें, लेकिन ये भी चलेगा, आप एग्जाम में ये भी लिखेंगे तो चलेगा। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, द फर्स्ट वन इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड द सेकेंड वन इज लोकेटिंग अ न्यू पॉइंट विथ द हेल्प ऑफ मिनिमम टू रेफरेंस पॉइंट। इसमें हर शब्द का मतलब समझना है, तब पूरी परिभाषा क्लियर होगी। वर्किंग फ्रॉम पहला सिद्धांत कह रहा है सर्वेक्षण के मूल सिद्धांत में, पहला सिद्धांत देखिए इसमें बोला गया, पहले सुन लीजिए। सर्वेक्षण कार्य के मूलभूत सिद्धांत निम्न है। क्या है? कार्य की परिशुद्धता को दृष्टि में रखते हुए ये सिद्धांत सभी प्रकार के सर्वेक्षण पर लागू होते हैं। यानी आप कोई भी सर्वे कर रहे हो इन सिद्धांतों को मानना ही चाहिए। और वो सिद्धांत क्या है? तो पहला है पूर्ण से अंश की ओर सर्वेक्षण कार्य बढ़ाना। यानी अगर किसी क्षेत्र का सर्वे करना है, ठीक, हमेशा पहले बाउंड्री लाइन को अच्छे से स्टैब्लिश करिए। अपनी बाउंड्री पर जगह जगह पर खूंटियां धंसा के अपनी बाउंड्री को लॉक करिए। उसके बाद अंदर की तरफ आइए, ना कि अंदर से एक एक चीज को डिटेल लेते गए और बढ़ते बढ़ते फिर उसका नक्शा हम, यानी आपको घर बनाना होता है तो ऐसा नहीं कि पहले कमरा बनाए फिर दूसरा कमरा तो दूसरे जमीन में घुस गए। पहले अपनी बाउंड्री को क्लियर करिए, यानी होल टू पार्ट, होल से पार्ट की तरफ, यानी पूर्ण से अंश की तरफ काम को बढ़ाइए, अंश से पूर्ण की तरफ मत बढ़िए। ये सर्वे, जैसे जिंदगी में कहते हैं छोटी छोटी चीजें सीखो एक दिन बड़ा कर जाओगे, सर्वे में उल्टा है, बड़ा बड़ा पहले घेरो बाद में नीचे आओगे। तो सर्वे का पहला सिद्धांत हमेशा कोई भी सर्वे करिए, होल से पार्ट की तरफ आइए, पार्ट से होल की तरफ मत जाइए। नहीं तो त्रुटियां, जूनियर इंजीनियर में तो ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या होगा अगर ये सिद्धांत नहीं मानेंगे, तो कहेंगे त्रुटियां बढ़ जाएंगी, एरर्स बढ़ जाएंगी। एरर्स क्या होती हैं, विल टॉक इन फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में हम उस पर बात करेंगे, ठीक है ना।
एक सिद्धांत तो मानना ही मानना कि ये करना है, हमेशा होल से पार्ट की तरफ आना है, नहीं करेंगे तो त्रुटियां बढ़ जाएंगी, एरर्स ज्यादा होने लगेंगे। ठीक। दूसरा सिद्धांत कहता है कि अगर कोई नया पॉइंट आपको लोकेट करना है कि ये पॉइंट कहां है, ये पॉइंट कहां है नक्शे में या जमीन पर, मान लीजिए हमें कोई जगह मिली, ऐसे मान लीजिए इनकेस आपको बोला गया कि एक पॉइंट ए है यहाँ पे, मतलब जमीन पे आप खड़े हैं, आपकी बाउंड्री पे एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट सी है, चौथा पॉइंट डी है, पांचवा पॉइंट ई है। मान लीजिए ये सब आपकी बाउंड्री पर स्थित बिंदु। आप कहेंगे कि हम नक्शा बनाने जाएंगे, तो नक्शे पर आपने पहले खींचा ए बी, और ए बी आपने मान लीजिए ऐसे खींच दिया, ए बी आपने खींच दिया। आप कहेंगे कि अब हमको सी भी चाहिए। ए पॉइंट नक्शे पे आपने खींचा, नक्शे पर मतलब कागज पे आपने ए बनाया, फिर एक पॉइंट बी, दोनों के बीच की दूरी नापी, यहां पे बना दिया। अब कहेंगे सी भी हमको ढूंढना है, तो कहेंगे सी यहां ले लो, कहोगे यहां होगा सी कि यहां होगा नक्शे पे कि यहां होगा। और सारी दूरियां लगभग, लगभग का मतलब अगर ऐसे घुमा दिया जाए, अगर मान लो तुम कहोगे कि ये, तो ऐसे बेटा घुमाओगे तो ये सारी दूरियां एक बराबर ही तो हैं, यहां भी वही दूरी है, ऐसे ये पूरा आर्क है, तो ये सारी दूरियां एक बराबर है। लेकिन सी कहां होगा, यहां कि यहां? यहां। मान लो तुमने बीसी नापा, आ गया 50 मीटर, तो तुम 50 मीटर तो कहीं भी हो सकता है बी से, तो तुम क्या नापोगे? तो इसलिए इसके लिए कहा जाता है कि एक बार एक काम करिए कि बी से सी की दूरी नाप लीजिए कितनी है, ए से भी सी नाप लीजिए, यानी दो जगहों से नापिए। अब देखो बी से तुम सी नापोगे तो इस आर्क पे कहीं भी होगा, लेकिन जब ए से भी नापोगे तो एक निश्चित बिंदु पे काट देगा, तब तुम सी को एकदम एग्जैक्ट लोकेट कर पाओगे। यानी सी को केवल बी से अगर बताते कि यहां है, तो सी का सही पोजीशन नहीं पता चल पाता। बी और ए दोनों से अगर इसकी पोजीशन हम निकाल दें तो क्लियरली पता चल जाएगा। बी से भी दूरी 40 है, और मान लो ए से नापे है और वो बता रही 80, तो कहोगे यहां से 40 और यहां से 80 या 70 जो भी आया, तो 40 और यहां पे 80 एक ही जगह होगा, क्योंकि अगर तुम हिले तो ये 80 से कम हो जाएगा, मतलब अगर इधर हिले तो 80 से कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सी की एग्जैक्ट पोजीशन अगर पता करनी है तो कम से कम दो संदर्भ बिंदु, संदर्भ मतलब वो बिंदु जिनकी स्थिति पहले से मालूम होती। जैसे कागज पे तुमने देखा, मैं फॉर एन एग्जांपल ले सकता हूं, मैं कह रहा हूं कि लखनऊ से 200 किलोमीटर इलाहाबाद है, मैंने ऐसा कह दिया कि लखनऊ से 200 किलोमीटर इलाहाबाद है, कोई उठा आज चला गया दिल्ली की तरफ 200 किलोमीटर। लखनऊ को वो जानता था तो बेटा लखनऊ पहुंचा, मैंने कहा लखनऊ से, किसी को बताना था कि इलाहाबाद कहां है, मैंने कहा लखनऊ से 200 किलोमीटर। कोई अच्छा बच्चा था पहले लखनऊ पहुंचा, क्योंकि लखनऊ को वो जानता था, नोन पॉइंट था, वो लखनऊ को वो समझता था। लखनऊ पहुंच के 200 किलोमीटर चला गया दिल्ली की तरफ। कहोगे अरे यार हम तुमको एक ही जगह से पोजीशन बताए थे, तुम कोई और जगह जानते हो? तो कहेगा हम बनारस भी जानते हैं। तो हम कहेंगे अच्छा बनारस से 150 किलोमीटर है और लखनऊ से 200 किलोमीटर है, तब इलाहाबाद आएगा। और अगर वो बनारस को भी जानता रहेगा तो अब बनारस से नहीं जानता, अरे यार ये कहाँ है बनारस। अगर वो बनारस को जानता है और लखनऊ को जानता है तो वो समझ जाएगा कि लखनऊ से 200 और बनारस से 150 एक ही जगह आएगी, क्योंकि अगर वो 200 दिल्ली की तरफ जाएगा तो लखनऊ से तो बहुत, बनारस से तो बहुत दूरी हो गई। यानी कहने का मतलब है, जो लोग इस बात को समझे कि दो जगहों को जो जानता रहेगा, उन जगहों से जब दूरी बताई जाएगी तभी। अब बनारस की जगह मैं बोल दूं यहां पर कबीर चौरा, लहरतारा, ऐसी कोई जगह बोल दूं जो तुम जान ही ना रहे हो, तो कहोगे यार हम वही नहीं जानते हैं कि लहरतारा कहाँ है, तो फिर वहां से हम इलाहाबाद कैसे पहुंचेंगे? तो जिन दो बिंदुओं को तुम जानते हो उनसे अगर किसी बिंदु की स्थिति निकालोगे तो एग्जैक्ट निकल जाएगी। तो कहोगे सर ऐसी बात है? मैं कहूंगा हाँ, यही तो कह रहा है कि लोकेटिंग न्यू पॉइंट फ्रॉम टू रिफरेंस पॉइंट। रिफरेंस मतलब जिनकी स्थिति पहले से मालूम मौजूद है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो आई होप क्लियर समझे होंगे। तो पहला भी आपने समझ लिया, और दूसरा क्या कर रहा है, यानी कोई भी सर्वे काम करते हो और किसी नए बिंदु को ढूंढना हो, कम से कम दो बिंदुओं का सहारा लीजिए। इसी बात को डिटेल में समझाया गया कि सर्वेक्षण के मूल सिद्धांत क्या है, तो बोला ये दो सिद्धांत हैं। इन्हीं सिद्धांतों को क्लियरली यहाँ पे लिख के समझाया गया, नोट्स में आपको मिल जाएगा, आप जानते हैं। अब इस सिद्धांतों में क्या बोला गया है तो आप देख सकते हैं कि क्या बोला गया है, पूरा क्लियर क्या बोला गया।
तो इसमें बोला गया है कि प्रथम सिद्धांत के अनुसार सर्वेक्षण कार्य पूर्ण से शुरू किया जाता है और इसे अंश की ओर बढ़ाया जाता है। जिस क्षेत्र का सर्वेक्षण करना होता है सर्वप्रथम उसमें पर्याप्त मुख्य नियंत्रण बिंदुओं की बड़ी सावधानी से चयन किया जाता है, और मतलब मुख्य नियंत्रण बिंदु, कंट्रोल पॉइंट जिनको बोलते हैं, और इन बिंदुओं की स्थिति परिशुद्धता से जांच की जाती है और इन बिंदुओं के द्वारा क्षेत्र में लघु यानी छोटे बिंदुओं स्थापित किए जाते हैं जिससे कम परिशुद्ध विधि, मतलब पहले बाउंड्री को आप सही से निर्धारित कर लीजिए और बाद में फिर उन्हीं की मदद से अंदर की तरफ बढ़िए। कम इंपॉर्टेंट के कामों में थोड़ी लापरवाही बरती जा सकती है, लेकिन बड़े कामों में कोई लापरवाही बरती नहीं जा सकती। इसी चीज को इंग्लिश में लिखा। इस सिद्धांत से लघु त्रुटियां उसी छोटे क्षेत्र में ही सीमित रह जाती हैं। ये मेन पॉइंट है जूनियर इंजीनियर में पूछा जाना। इस सिद्धांत को अपनाने से क्या फायदा होता है, तो जो स्मॉल एरर्स हैं, यानी जो तुम गलतियां करोगे नापते समय, कहो गलतियां, हम तो गलती करते ही नहीं है, ये जान लो, तुम नकचढ़ी गर्लफ्रेंड वाला हरकत ना करो। गलतियां सबसे होती हैं। अभी बताऊंगा कि जब तुम नहीं कर रहे होगे तब भी होंगी। अभी बताऊंगा जब तुम कोई गलती नहीं कर रहे होगे तब भी गलती होगी, वो बताऊंगा मैं। आगे सुनिएगा, लिखिएगा कि जहां ये घटी, मतलब उसी क्षेत्र में ही गलतियां रह जाएंगी जहां ये घटी हैं और वह संचित होकर यानी इकट्ठी होकर बड़ा रूप नहीं ले पाती। यदि इस सिद्धांत के विपरीत कार्य किया जाए तो लघु त्रुटियां भी बढ़कर अंत में बड़ी त्रुटियां यानी बड़ी एरर बन जाएंगी और उन पर तब नियंत्रण पाना कठिन हो जाता है। पहला सिद्धांत पूरा डिटेल में अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वे के मूल सिद्धांत समझाइए, तो पहले आप इस पूरे को बताएंगे कि मूल सिद्धांत दो हैं और पहले वाले सिद्धांत को पूरा इलेबोरेट कर देंगे, इतना ही जरूरत है। दूसरा सिद्धांत कह रहा है कि नए बिंदुओं तथा रेखाओं की स्थापना कम से कम ऐसे दो संदर्भ बिंदुओं से की जाती है जो पूर्व में सत्यता से स्थापित या ज्ञात, जिनको पहले से ठीक से जानकारी, जैसे यहां पर अगर बोला जाए कि यहां पर पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, इनको सत्यता से हम जानते हैं। अब एक पॉइंट ये पॉइंट जो है इसकी लोकेशन हमको जाननी है, तो बोला गया कि इस पॉइंट से कुछ एंगल पे और इस पॉइंट से कुछ एंगल पे ये पॉइंट है, तो यही लिखा है यहां पे कि पॉइंट एक्स मस्ट बी हियर, यानी पॉइंट एक्स यही मिलना चाहिए क्योंकि इससे भी इसकी स्थिति, इससे भी इसकी स्थिति दो रेफरेंस पॉइंट से निकाली गई। मैंने ये बात आपको पहले ही क्लियर करी है, डायग्राम की मदद से आप देख भी सकते हैं। यानी किसी भी पॉइंट एक्स की स्थिति कहां से निकाली जाती है, कम से कम दो पॉइंट से निकाली जाएगी जिनकी स्थिति ठीक से पहले से मालूम होनी चाहिए, इसीलिए इनको रिफरेंस पॉइंट यानी संदर्भ बिंदु कहते हैं। क्लियर है बात? तो ये बात पूरी बोली गई है यहाँ पे। अब आगे आता है सर्वेक्षण कार्य में त्रुटियां। त्रुटियां, एरर्स। एक बात बताऊं, तुम कोई भी काम कर रहे हो, चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे इससे, कभी कभी देखते हो कंप्यूटर हैंग कर जाता है। ऐसा क्या हो जाता है? जब बोला गया था कि 2+2 4 दबाओ कंप्यूटर में, मान लो, या कुछ हम टास्क नहीं किए करो, तो कैसे फंस जाता है? क्योंकि बेटा जो प्रोग्राम उसमें बनाया गया है वो करने के लिए, उस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं कोई बग था। कंप्यूटर में जो एरर होती है उसको बग बोलते हैं, ठीक है ना, BUG, बग। यानी बग्स के कारण कंप्यूटर में त्रुटियां होती हैं। प्रोग्राम 100% एक्यूरेट कभी नहीं होता है, बस वो रन करा के, इसीलिए सुनते हो कि किसी लड़के ने गूगल के प्रोग्राम में गलतियां ढूंढी तो गूगल ने उसको अपने यहां नौकरी दे दी, ऐसा तुम सुनते हो। यानी एरर्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड अप टू 100%। वो थोड़ा सा एरर रह जाएगा किसी काम में। कैसे हो सकता है वो एरर? तो पहले तो एरर्स होती क्या है, जब कोई भी डायमेंशन या माप, अच्छा एरर को मैं थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक नाम लूंगा, थोड़ा उसको समझना था। और मैं ये ध्यान आपका दिलाना चाहूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पे ना क्लास को थोड़ा सा एकदम शांति से सुनिएगा, नहीं तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। और दूसरा ये भी चीज है कि ये चीज आपको कोई और मेरे अलावा फिलहाल यूट्यूब पे नहीं बता पाएगा, फिलहाल नहीं बता पाएगा। कोई भविष्य में ऐसा टीचर आए तो बताए। इसलिए एरर से संबंधित प्रोबेबिलिटी की, जो संभावित एरर की संभावना है, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। मैं बताता हूं नहीं कैसे। पहली बात मैं बात करता हूं कि एरर्स जो होती है सर्वेइंग में, वो किन कारणों या किन सोर्सेस से हो सकती है। देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एरर, ये स्रोत हैं जिनसे त्रुटियां हो सकती हैं। चाहे कोई भी मेजरमेंट आप ले रहे हो, मेजरमेंट शब्द जब मैं बोलूंगा तो इसका मतलब मैं मापन की बात कर रहा हूं, चाहे दूरी मापन की, चाहे कोण मापन की, चाहे डिस्टेंस आपका एलिवेशन मेजरमेंट की, कोई भी मेजरमेंट आप ले रहे हो, देयर कैन बी एरर। अच्छा अभी रुकिएगा, अभी मैं बताऊंगा एक चीज कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन क्या वो कारण या सोर्स हैं जिनसे त्रुटियां हो सकती हैं?
तो वो सोर्सेस के बारे में थोड़ा सा आप समझिए कि वो क्या सोर्सेज हैं जिनसे एरर हो सकती है। पहली बात कि प्राकृतिक रूप से कोई एरर हो सकती है, यानी नेचुरल एरर हो सकता है। उपकरण त्रुटि, यानी आप जिस उपकरण से मापन ले रहे हैं उसमें त्रुटि हो, या व्यक्तिगत रूप से आप ही ने गलती की। न तो प्राकृतिक रूप से कोई गलती है, न उपकरण की त्रुटि है, व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनल एरर आपने कर दिया। संभावना है कि इनमें से कोई भी एरर हो सकती है, ये कारण होते हैं। तो प्राकृतिक त्रुटि किसको कहेंगे? आप लेबल से, अभी लेबल वगैरह मैं सिखाऊंगा आगे, लेबल से रीडिंग ले रहे हैं, उसी समय आंधी चल रही है या तेज धूप चल रहा है, उसका लेंस सही से काम नहीं कर रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। कभी आप देखते हैं सड़क पे चलते हुए, कभी आपने देखा है कि सड़क पे तेजी से चल रहे हैं और लगता है आगे पानी गिरा है, जब पास जाते हैं तो पानी नहीं रहता। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? तो वो कौन सी प्राकृतिक घटना है जो आपके दिमाग में एरर और भ्रम पैदा करी? इसी तरह बेटा ये सब रीडिंग लेते समय भी एरर आता है, केवल लेवल में नहीं। प्राकृतिक घटना, जैसे आप पृथ्वी घूमी हुई है, पृथ्वी घूमी हुई, आप खूब अच्छे से नापे फीता फैला के ऐसे की इतनी दूरी है, लेकिन आप सोच रहे थे एकदम सीधा नापे, लेकिन प्रकृति जो पृथ्वी का घुमाव है उसकी वजह से भी रीडिंग में एरर। मैंने बताया था कल की क्लास में कि 18 किलोमीटर नापने पर सीधा और वक्र में 1 सेंटीमीटर का अंतर आ जाता है। यानी कि प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की वक्रता के कारण, प्रकाश के कारण, धूप धूल के कारण, टेम्परेचर में वेरिएशन के कारण कुछ त्रुटियां आपके न करते हुए भी हो ही जाएंगी, और वो नेचुरल सोर्सेस के कारण वो एरर होती हैं, इसलिए उनको नेचुरल एरर कहते हैं। अब कुछ त्रुटियां इंस्ट्रूमेंटल हैं, ये आप जानते हैं, उपकरण ही खराब हो, उसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत हो। कोई भी उपकरण जब आप सर्वे में यूज करते हैं ना बेटा, तो उसको पहले एडजस्ट किया जाता है, और एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये सब आगे आएगा। जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसको कैसे हैंडलिंग एंड एडजस्टमेंट करना है वो बताऊंगा। पर्सनल एरर क्या होती है? व्यक्तिगत लेवल पर इंस्ट्रूमेंट सही था, प्रकृति भी सही थी, लेकिन आपकी बुद्धि खराब थी, तो आपसे एरर हो सकती है। लेकिन ये तीनों तो सोर्स है ना कि किस वजह से एरर हो। लेकिन जो एरर हो गई, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हुई है, चाहे इंस्ट्रूमेंटल हो, चाहे पर्सनल हो, वो भी किसी न किसी टाइप की होगी। क्योंकि बच्चों में एक भ्रम पैदा होता है, जब पूछता है टाइप ऑफ एरर तो ये बता देते हैं बेटा ये टाइप नहीं, ये सोर्सेज हैं, वजहें हैं जिनसे एरर होती है। जब पूछा जाए किस टाइप की एरर है, तो वो टाइप भी 3 तरह का हो सकता है, और वो टाइप में आपने 2 ही तरह दिया है, लेकिन एक और मैं जोड़ दे रहा हूं। एक है कि मिस्टेक, और मिस्टेक हमेशा पर्सनल एरर की वजह से ही होती है। आप नापते जा रहे हैं फीता से, नोट गिनते जा रहे हैं, नोट गिन रहे हैं, अचानक से गिनती भूल गए और गलती से एक नोट एक्स्ट्रा गिन दिए या एक नोट कम गिन दिए। कहने का मतलब है कि मिस्टेक का कोई और छोर नहीं होता है, ये केयरलेसनेस की वजह से मिस्टेक क्यों होती है, तो कहेंगे केयरलेसनेस की वजह से ये एरर हुई। दूसरा होता है कम्युलेटिव एरर। कम्युलेटिव एरर यानी इसको बोलते हैं संचयी त्रुटि। अभी बताता हूं, कम्युलेटिव एरर यानी संचयी त्रुटि। कहेंगे ये क्या है? अगर आपका इंस्ट्रूमेंट बार बार 1 सेंटीमीटर डाउन बता रहा है, आप 20 बार नाप दिए तो 20 सेंटीमीटर की एरर आ गई। यानी इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत हो, या व्यक्तिगत आंखों में आपको कोई दिक्कत है, या फिर आप कुछ गलत समझ लिए हैं उससे दिक्कत हो रही है। जैसे 20 मीटर का आपका फीता है, आप सोचे एक फीता नापेंगे 20 मीटर हो गया, असल में वो 25 मीटर वाला था। नापते चले गए, 1 फीता फैला लो, 2 फीता फैला लो, 3 फीता, तो आपने गलत सूझबूझ यानी गलत जानकारी, या फिर गलत अपने देखने की क्षमता से, या फिर प्राकृतिक किसी कारण से यदि गलती होती जा रही और वो गलती इकट्ठी होके मेजरमेंट के साथ वो गलती इकट्ठा होके बढ़ते जा रहा है, तो उस गलती को हम लोग कहते हैं कम्युलेटिव एरर यानी संचयी त्रुटि, जो संचय होती जाती, इकट्ठी होती जाती। हर एक मेजरमेंट के साथ कम्युलेटिव एरर का मान बढ़ता जाता है। अब कुछ एरर ऐसी होती हैं जो कंपनसेट होती जाती हैं। कंपनसेटिंग का मतलब होता है, कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है समकारी त्रुटि या प्रतिकारी त्रुटि, इसको हिंदी में बोलते हैं। अब कई बार हम लोग ऐसे नाप रहे हैं फीता, तो कभी हल्का से ढीला रह गया, कभी टाइट हो गया, कभी खूंटी इधर धंसा दिए, फिर अगली बार जब कोई लंबा काम करने चाहिए तो कुछ देर में बोरियत होने लगती है। आपको कभी एक चीज याद होगा, कोई भी काम आप जब करते हैं बोरिंग सा लगता है,
तो आप घबराएं यार, खत्म करो। जैसे सर्वे में लैब वैब कभी करिए जाके फील्ड में, अभी देखेंगे तो धूप रहेगी, गर्मी रहेगी, चिलचिलाने लगते हैं। बेटा एक बात बताऊं, तुमको इतना क्यों पढ़ाया जाता है? तुम सोचते होगे फील्ड में तो इतना काम नहीं होता है, दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं। तुमको एक मजबूत व्यक्ति बनाया जाता है मेंटली। तुम सोचते हो ना कि कुर्सी पर एसी में बैठने वाला व्यक्ति क्या करता है? जानते हो उसके बाल झड़ जाते हैं, वो हमेशा चेहरा उसका मुरझाया हुआ रहता है। जानते हो उसका कारण क्या होता है? क्योंकि वो तब खड़ा था जब लोग अपने दिमाग की सुन के काम छोड़ के बैठ गए थे, जब स्थितियां विपरीत हो गई थी, जब जनता सुन नहीं रही थी। सुनते होगे जनता सड़कों पे आ गई, गलत चीजों के लिए जनता लड़ती है, फिर भी उसका सम्मान करना पड़ता है। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति जो एसी में बैठा हो फिर भी उसके बाल झड़ जा रहे हो, दिमाग उसका खराब रहता हो, तो समझो कि वो तब टिका था जब आम आदमी ने अपना दिमाग छोड़ दिया था, उसका पगला गया था वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आम आदमी और उसमें अंतर है, अंतर बस प्रोसेसिंग का है। तो अपने आप को इतना मजबूत, तुमको इसलिए इतना पढ़ाया जाता है कि तुम समय पर घबराओ मत, तुम समय पर घबराओ मत, तुम समस्याओं को देख करके पलट के भागो मत, तुम जिम्मेदारी लेना सीखो अपनी कमियों का, अपनी गलतियों का, बल्कि दूसरों की गलतियों को भी बोलो कि नहीं मेरी है, मैं सुधारूंगा। तो वो तुम उस दिन बनोगे लीडर, उस दिन बनोगे तुम लीडर। समझना इस बात को, ये छोटी सी बात मैं सिलेबस से हट के बता दिया, बट जिंदगी में बहुत काम आने वाली है बेटा, ये जान लो। तुमको इंजीनियरिंग में बहुत थोड़ा सा काम करना है और बहुत ज्यादा इसलिए पढ़ाया जाता है कि तुम दुनिया भर की संभावनाएं समझ सको। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब ज्यादा जानोगे तो रिस्क लेने की क्षमता आएगी कि चलो अगर ये होगा तो इसका रीजन ये होगा। नहीं तो कोई कहेगा ऐसे करना है, इससे बुरा नहीं होना चाहिए, अरे सर बताएं क्या इतना सा गड़बड़ी हो गया। अब तुम जानते रहोगे कि इस गड़बड़ी का क्या मतलब है, तो तुम उसको झेल जाओगे, तुम्हारे अंदर वो शक्ति आती है। नॉलेज इज पावर इसीलिए कहा गया है कि जब नॉलेज पावर नहीं का, तुम्हारे खून में हीमोग्लोबिन थोड़ी बढ़ा देता है नॉलेज। नॉलेज रिस्क लेने की शक्ति पैदा करता है, और ये तो सुने होंगे कि जो रिस्क लेगा वो जीतेगा। तो मैंने कहा कि ये 3 कारणों से त्रुटियां हो सकती हैं, और वो इन 3 प्रकार की हो सकती हैं। इन 3 कारणों से इस 3 प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं। जो भी तुमको टाइप ऑफ एरर में ये पढ़ाता है बेवकूफ है। टाइप नहीं, टाइप ही है एरर, ये है टाइप ऑफ। मिस्टेक हो सकती है, संचयी हो सकती है। कंपनसेटिंग वो एरर है जो कैंसिल आउट होती रहती, मतलब एक बार सीधा ढीला नापे, एक बार टाइट कर दिए, एक बार नापते समय खूंटी यहां धसा है, एक बार थोड़ा सा पॉइंट करते समय यहां धस गया, तो ये एरर कभी प्लस कभी माइनस होती रहती। ऊपर वाला जो कम्युलेटिव है ना, जो इकट्ठा होता है, वो या तो बढ़ता चला जाता है या तो घटता चला जाता है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों होता है। लेकिन कंपनसेटिंग वाला कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव अपने मान को कैंसिल आउट करता रहता है। इसलिए इस त्रुटि का लंबे समय में प्रभाव लगभग खत्म ही हो जाता है या बहुत कम रह जाता है, जबकि ये मेजरमेंट के साथ लगातार बढ़ता जाता है। कम्युलेटिव, इसका नाम है एक्युमुलेटिव। कम्युलेटिव का मतलब होता है एक्युमुलेट होने वाली, जो संचित हो सके वो संचयी। समझ में आ रही कि नहीं? यानी कि हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, पहले सोर्सेस पढ़ेंगे एरर के, फिर उसके बाद टाइप्स पढ़ेंगे। आते हैं प्राकृतिक त्रुटि क्या है, पूरा मैंने बताया। खराब मौसम, आंधी, ताप, वर्षा, तेज धूप, आर्द्रता, भूवक्रता यानी पृथ्वी की वक्रता, वर्तन, ये सब ना वक्रता और वर्तन क्या है आपको लेबलिंग चैप्टर मिलेगा लास्ट में, उसमें पढ़ाया जाएगा। चुंबकीय दिक्पात, अभी अगला चेन के बाद एक चैप्टर आएगा कंपास सर्वेइंग, जब सर्वे का सिलेबस डिस्कस किया हो तो उसमें बताया हूं, उसमें इसका जिक्र आएगा कि ये कौन सी एरर है, इसके कारण एरर होती है, इसके कारण एरर होती है, इनके कारण एरर होती है, तो अगले चैप्टर में सब मिलेंगे। आदि के कारण आती है, यानी सर्वेक्षण कार्य में जो नेचुरल एरर है वो इन सबके कारण आती है। खराब मौसम में सर्वेक्षण कार्य बंद कर देना चाहिए। भूवक्रता, वर्तन, चुंबकीय दिक्पात के कारण हुई त्रुटि के सुधार पर ध्यान देना चाहिए, यानी इनको सुधारा जा सकता है। लेकिन कोशिश करिए कि मौसम ज्यादा खराब है तो सर्वे का काम बंद ही करिए, क्योंकि आपको लग रहा होगा कौन सा बड़ा, बेटा सर्वे में थोड़ी सी गलती बहुत भारी पड़ती है जान। अब उपकरण की त्रुटि क्या है, तो दोषपूर्ण, गलत अथवा असमंजित उपकरण, यानी अनएडजस्टेड टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसके कारण से हुई त्रुटि जो होती है वो ये होती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है सर्वेक्षण कार्य शुरू करने से पहले उपयोग में लाए जाने वाले सभी उपकरणों की भली प्रकार से जांच कर लेनी चाहिए,
और अगर जरूरत हो तो उसको एडजस्टमेंट उसका करा लेना चाहिए। ये था उपकरण की वजह से एरर आती है। पर्सनल, सर्वेक्षक का क्षेत्र कार्य के लिए स्वस्थ न होना, कमजोर दृष्टि वाला, जिसकी आंख में, इसीलिए कभी भी देखते हो मेडिकल टेस्ट आपका होता है, जब आप मेडिकली आप फिट होते हैं तभी आपको लिया जाता है, जैसा काम है। अथवा लापरवाही, भूल, अकुशलता या जल्दबाजी से कार्य करने से होने वाली त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। ये सब दिक्कतें, या लिखते समय गलती कर दी है, सब नाप सही रहते, लिखते समय गलती कर दी है, संकेत दे रहा था करने के लिए तो उस संकेत में गलती हो गई। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर ड्यू टू पर्सनल, यानी पर्सनल रीजन की वजह से बहुत सारे एरर हो सकते हैं। ये सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं उसको। अब अगर हम त्रुटियों के वर्गीकरण की बात करें कि त्रुटियां जितनी भी ऊपर बताई गई त्रुटियों को निम्न दो वर्गों में रखा जाता है, यानी उन कारणों से जो त्रुटि हुई वो या तो कम्युलेटिव होती है या तो प्रतिकारी यानी कंपेंसेटिंग होती है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कम्युलेटिव क्या है? संचयी त्रुटि एक ही दिशा में बढ़ती जाती है। जैसे मैं आप यहां थोड़ा सा एग्जांपल लूंगा मैं, क्या आप फीते से नापे, फीते की जगह बेटा चेन होती है, चेन नहीं जानते हो तो जरीब, तुमने सुना होगा गांव में लेखपाल लोग जरीब से मापते हैं, ठीक है ना। आप तो फीता यूज कर रहे हैं, उनको भी भारी लग रहा है, लोहे की जंजीर बनी होती है जिसको चेन बोलते हैं। दिखा दूं, गूगल पे दिखा दूंगा, क्योंकि चेन टॉपिक आगे है तो मैं उसको पढ़ाते समय चेन अच्छे से बताऊं। चेन से नाप रहे थे, एकाक कड़ी छोटी थी या तापमान से कई बार फीता या चेन सिकुड़ जाता है या फैल जाता है। इन सब किसी भी कारण से यदि तुम्हारी चेन या तो बढ़ गई या तो घट गई, तो तुम जो नापोगे, सपोज करो, यहां पे जरा ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। मापी गई दूरी और वास्तविक दूरी में अंतर पैदा हो जाएगा। त्रुटि कब होती है? जब मापी गई दूरी और वास्तविक दूरी में अंतर हो जाता है, तो उसको कहते हैं त्रुटि। अब एरर का सीधा मतलब समझिएगा, जो मैं अभी कहने जा रहा हूं, एरर बराबर होता है मेजर्ड वैल्यू, ध्यान दीजिएगा यहां पे जरा, मैं जो बोलने जा रहा हूं, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। यहां पे आपकी खोपड़ी थोड़ी सी घूमने वाली है, क्यों? उल्टा सा लगेगा आपको, बताता हूं। अच्छा एक बात बताओ, चलो यहां से यहां तक ध्यान देना जरा, यहां से यहां तक दो पॉइंट है, ठीक है, ध्यान देना, ए और बी। ये पहले से मालूम है कि इनके बीच की दूरी, ध्यान देना, इनके बीच की दूरी पहले से मालूम है कि 40 मीटर है, 40 मीटर है इनके बीच की दूरी, ठीक है, मालूम है, अच्छे तरीके से परमानेंटली फिक्स्ड है। यानी एक्चुअल वैल्यू जो है वो है 40 मीटर। तुम एक फीता लाए, जिस फीते पे लिखा था कि ये 20 मीटर का है, 20 मीटर का रहा होगा, बनाया गया होगा, 20 मीटर का फीता ले लिया तुमने। तुम उस फीते को फैला रहे हो, और दिक्कत यह है तुमको नहीं पता है, तुम गए फीता फैलाए, और फीता फैला करके तुमने क्या किया, इसकी दूरी को नापा। एक बार तुमने नापा यहां से यहां तक, ऐसे यहां तक, फिर तुमने अगेन यहां से स्टार्ट किया, क्योंकि फीता 20 मीटर का था, फिर नापा यहां तक, और फिर भी थोड़ा सा बच गया तो तुमने फिर से नापा यहां तक। तुम बोले कि 20 मीटर, 20 मीटर, और सर 3 मीटर यहां भी बता रहा है, यानी आप इस दूरी को नापे 20 प्लस 20 प्लस 3 यानी 43 मीटर। समझिएगा जरा बात को, यहां पे क्या है, 43 मीटर तुमने इस दूरी को बताया, तुमने माप कर बताया 43 मीटर, तुमने फीता फैलाया 43 मीटर, जबकि वो वास्तव में 40 मीटर ही था। ऐसा क्यों हुआ होगा बता सकते हैं? क्योंकि आपका फीता 20 मीटर का नहीं रहा होगा, छोटा रहा, 20 मीटर से छोटा फीता रहा होगा आपका, तभी तो वो 20 तक पहुंचा भी नहीं। कैसे छूटा हो सकता है? तापमान के कारण सिकुड़ा हो, या एक दो कड़ियां, अगर चेन का बात करें तो चेन में लिंक्स होती हैं, कड़ियां होती, कड़ियां टूट गई हो, तमाम कारण, या कड़ियां आपस में फंस गई हो, जैसे फीता लंबा सा था बीच में उलझ गया तो थोड़ा छोटा हो गया, तो छोटा होने की वजह से नापते नापते आपने इसको 43 मीटर बता दिया। यानी जब चेन या फीता छोटा हुआ, छोटा हो गया, उसने अधिक दूरी मापी, मापी गई दूरी अधिक बताई उसने। अब मापी गई दूरी यदि 43 है, एक्चुअल वैल्यू 40 है, तो
पॉजिटिव 3 मीटर की एरर हो रही है, यानी एरर हो रही है 3 मीटर की पॉजिटिव, क्योंकि ऐसा हुआ। अब समझिएगा बात यहाँ, यानी वास्तविक 40 को नाप दिया गया 43, क्योंकि फीता छोटा था, पूरा 20 तक नहीं पहुंचा, यहीं तक पहुंचा। तुमने सोचा यार ये 20 है, क्योंकि फीता तुमको तो मालूम नहीं है, तो तुम यही पूरा आधे पे ना पहुंच के पहले ही रुके, तुमने कहा ये 20 हो गया, यहीं तक तुम पहुंचे और तुमने कहा ये 20 हो गया, फिर तुम पहुंचे 20 हो गया। छोटा होने की वजह वो 20 तक पहुंच नहीं पा रहा था, लेकिन बोला कि 20 है। मेजर्ड वैल्यू हमेशा, मेजर्ड वैल्यू को समझना तुम हमेशा ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। कुछ लोगों को अंग्रेजी में समस्या आ रही है, तो मैं बता दूं, मापी गई दूरी या ऑब्जर्व की गई दूरी। ऑब्जर्व मतलब क्या, ऑब्जर्व को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व करना, देखना। देखी गई या मापी गई दूरी 43 आई, एक्चुअल में वो डिस्टेंस 40 थी, यानी वास्तविक इसको बोलते हैं। एक्चुअल मतलब वास्तविक। एक चीज का ध्यान रखना यहां पे, क्या कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू और वास्तविक वैल्यू में मान में परिवर्तन हो सकता है, उसी परिवर्तन को त्रुटि कहते हैं। हमेशा मेजर्ड वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू घटाने पे त्रुटि धनात्मक है या ऋणात्मक ये पता चलती है। क्यों? क्योंकि त्रुटि जो होती है, यानी एरर जो होती है, उसको करेक्ट करने के लिए हमेशा करेक्शन जो किया जाता है वो उल्टे मान का, यानी -3 का किया जाएगा। कहेंगे ये क्या है? तुमने कुछ मापा, वो 43 आया, उसमें से अगर -3 कर देते तो सही हो जाता वो। यानी इस जो दूरी तुमको दी गई कि यहां से यहां नापो, तुमने बोला 43, तो बाद में पता चला फीता गड़बड़ था, करेक्ट करो, -3 का करेक्शन करना पड़ेगा। वो -3 कहां से आ गया वो बात की बात है, लेकिन करेक्शन करना पड़ेगा -3 का। यानी एरर अगर पॉजिटिव है तो करेक्शन हमेशा नेगेटिव होगा, और अगर एरर भी नेगेटिव हो सकती है। कैसे? फीता खींच जाए, यानी किसी ने फीता खूब खींच दिया था, 20 मीटर का ही फीता था, लिखा था 20 मीटर, लेकिन टाइट खींचने की वजह से कड़ियां फैल गई, जंजीर खुल जाती, जंजीरें ऐसी ऐसी बंधी बंधी होती, वो खुल गई, तो खुलने की वजह से फीता अब ना पहुंच रहा है 21 मीटर, मतलब लिखा 20 मीटर है, लेकिन फैला रहा है तो वो कवर कर दे रहा है 21 मीटर जमीन पे। तो जब उसको फैलाएंगे तो वो पहुंचेगा कहां? सीधे यहां से, सीधे वो यहां से एक बार फैलाएंगे पहुंच जाएगा यहां, कहेंगे 21 मीटर हो गया। फिर थोड़ा सा बचेगा, कहोगे कि ये 21 मीटर के बाद फिर यहाँ चलेगा, कहोगे सर ये भी 18 मीटर हो गया, या जो भी हो गया। तो 21 इधर नापा और फिर फैलाओगे तो कहोगे सर पूरा फीता तो गया नहीं, थोड़ा बचा है, यानी 21 मीटर तो पूरा हुआ है, प्लस मान लीजिए सर यहाँ पे 17 मीटर और हो गया। तो यहाँ पे सर 21 और 17 आपका कितना हो गया? 38 मीटर की ये लाइन है। तुमने आपकी फिर गलत बताया। क्यों? फीता फैलने की वजह से मापी गई दूरी तुमने बताई 38, यानी अब तुम मेजर्ड वैल्यू को अगर 38 रखोगे, वास्तविक दूरी कभी नहीं बदलती है, वो तो 40 ही है। तुम्हारा फीता उल्टा जरूर बता रहा, यानी जब तुम उसको 40 में से माइनस करोगे तो आएगा -2, यानी मापी गई जो 38 की दूरी है उसमें कुछ एरर है। कितने की? -2 की। करेक्शन कर दो +2। करेक्शन और एरर हमेशा साइन में उल्टा होता है। अच्छा एक बात बताओ, कम्युलेटिव एरर कब हो सकती है? जब कोई फीता छोटा बड़ा होगा तो कम्युलेट होती जाएगी एरर, बार बार तुम नाप, अब एक बार तो तुम 21 नापे, इसी तरह 21 नापते नापते और 20 बताते जाओगे, एरर एक टाइम पे बहुत ज्यादा इकट्ठी होकर बढ़ जाए। यानी कम्युलेटिव एरर का पहला मतलब क्या है कि, एक सेकंड ऐसे, हाँ, कम्युलेटिव एरर बढ़ती जाती है माप के साथ। दूसरा, उसको बाद में यदि पता चल जाए, जैसे मान लो तुम नापते चले गए एक फीते से, अब बाद में पता चले यार 1 मीटर छोटा था, तो कुछ करना नहीं, जो मापे हो उसमें सब में से 1 मीटर क्या करो, सही कर दो, सही कर दो। तो कम्युलेटिव एरर बाद में पता चल जाने पर सही करी जा सकती है, लेकिन एक हाई है कंपनसेटिंग एरर, इसको लोग बड़ा हल्का में समझते हैं, ये बहुत टेढ़ी खीर है। फीता जब तुम फैलाए थे, एक बार फैला के यहां खूंटी धसाओगे एक बार, अब फिर यहां से फैलाओगे खूंटी धसाओगे। अब खूंटी धसाने वाला व्यक्ति अगर आगे पीछे करता चला जाए कभी, तो पता नहीं चलेगा एरर है क्या है कैसे है, नापते नापते तुम बताओगे क्या इतना होगा, पता ही नहीं चल पाएगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। ओवरऑल इफेक्ट जो इसका लास्ट में पड़ेगा वो कम पड़ता है, लेकिन बेटा इसका करेक्शन भी संभव नहीं, ये भी जानो, करेक्शन संभव नहीं है, ये तो बात समझ में आ रही है। लेकिन एक बात मैं थोड़ी आगे की बोलने जा रहा हूं, जो थोड़ा दिमाग खोल के समझिएगा।
आपसे मैं बोला कि आपकी लंबाई कितनी है, जरा ध्यान सुनना, बड़ा छोटा सा काम है, आपकी लंबाई कितनी है। आप कहेंगे मान लीजिए सर 168 सेंटीमीटर। अभी पुलिस वेरिफिकेशन में जाएंगे, वो कहेगा 167.5। समझिए बात को। कहीं कोई दोस्त आपका नापा 168.5 बता दिए, यानी 168 आप जानते थे, कोई 167.5, यानी कोई 5 सेंटीमीटर घटा के बता दिया, कोई 5 सेंटीमीटर बढ़ा के बता दिया। जानते हैं ये क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से सही कौन है, अरे सर हम 168, हम कहेंगे लिख के दो, गारंटी दो कि तुम जो नापे वो सही है। क्या पता ये सही नापा हो, क्या पता इसने सही नापा हो, हु नोज, कौन जानता है। तो ये बात थोड़ी डिप्लोमा के स्तर के बाहर की है, लेकिन आपको आज ये बता दे रहा हूं, कभी पढ़ा दूंगा जेई वगैरह क्लास में, कि त्रुटियां कम्युलेटिव वाली तो चलो ठीक है, इकट्ठी हुई, ज्यादा हुई, कम हुई, उसको सही किया गया। संभावित एरर जो होती है, जिस जिस एरर में संभावना होती है, क्योंकि नापते समय आंखों का खेल है, ये करना, या फिर जो चीज सेट की गई, अरे सर पुलिस वाले ऐसे दबा देते हैं रख के, वहीं से नाप लेते हैं। पुलिस वाले जो दबाते हैं उनका गेज सही है, इसकी क्या गारंटी है? जिस उपकरण से नापा गया, जिस फीते से नापा गया, उसकी क्या गारंटी है? यानी मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? ये त्रुटि जो प्रतिकारी वाली है ना, उसका एक अलग ही सिद्धांत है। वो सिद्धांत को कहते हैं संभावना का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस त्रुटि पर न्यूमेरिकल मैं जेई वाली क्लास में कराया हूं, करा दूंगा अगर आप पढ़ेंगे बाद में। तो इसमें यह देखा जाता है कि अगर कोई मेजरमेंट ली गई बहुत सारी, तो कोई नहीं जानता है कि उसमें कौन सी मेजरमेंट सही है और किसके द्वारा ली गई सही है। इसीलिए आप सुनते होंगे कि कई सारा ले लो, उसका औसत ले लो। आपने ऐसा सुना होगा ना कि औसत क्यों लिया जाता है? कोई भी टेस्ट किया जाता है, आपने टेस्ट कभी किया होगा फिजिक्स के लैब में, तो कहेंगे कि कई रीडिंग निकालो, एक औसत ले लो। औसत से क्या होता है? क्योंकि सब जानता है कि कोई नहीं जानता कि किसका रीडिंग सही है, इसलिए औसत लेने से इस त्रुटि में काफी कमी आ जाती है। खत्म नहीं होगा, कमी आ जाती है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई जो मैं अभी बता रहा हूं? कितने लोगों को ये बात समझ में आई जो मैं अभी बता रहा हूं? इस त्रुटि में कमी आ जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो बेटा ये वाला तो डिप्लोमा में, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह। अच्छा एक चीज कहां पे होंगी एरर? खाली यही फितवे में होगा? लेवल से नापेंगे तब भी हो जाएगा, कंपास से नापेंगे तब भी हो जाएगा। यानी ये त्रुटियां हर सर्वे मेजरमेंट में होंगी, उस समय इनका उपयोग मैं बताऊंगा। लेकिन अभी केस में आप जानिए कि ये त्रुटियां कम्युलेटिव वाली, या तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉजिटिव होती जाएगी एक ही दिशा में। ये क्या बोला है? कम्युलेटिव एक ही, अगर फीता बड़ा है तो एक ही दिशा में, मतलब फीता बड़ा है तो हमेशा नेगेटिव एरर ही होती जाएगी। अच्छा कहेंगे बड़ा है तो नेगेटिव एरर, बड़ा था तभी तो ये नाप दिया था 38 और 40, तो -2 आ गया था। और जब छोटा था तो 43 बता दिया। तो ये ध्यान रखना कि फीता जब बड़ा रहता है तो एरर नेगेटिव होती है, करेक्शन पॉजिटिव। और फीता जब छोटा रहता है तो एरर पॉजिटिव, करेक्शन नेगेटिव। बैठ के सोचना क्या बोल के, आराम से बैठ के सोचना। तो ये है एरर्स। तो दोनों के बारे में थोड़ा सा आपको जितना जानना है वो जान लीजिए। संचयी त्रुटि के बारे में, एक ही दिशा में बढ़ती जाती है और संचित होती जाती है। इस त्रुटि के कारण सर्वेक्षण कार्य के माप या तो वास्तविक माप से अधिक होते हैं अथवा कम होते हैं। जो त्रुटि, इसी के बारे में फिर बोला है कि जो त्रुटि किसी माप या परिमाण को वास्तविक से बढ़ा दे तो उसे धनात्मक त्रुटि है। जैसे 40 की दूरी को 43 कर दिया तो धनात्मक त्रुटि आई, और जो माप या परिमाण को घटा दे तो उसे ऋणात्मक त्रुटि। जैसे 40 को 38 कर दिया तो ऋणात्मक त्रुटि हो गई। ये फार्मूला याद रखिएगा, मेजर्ड माइनस एक्चुअल वैल्यू, किताब में आपके नहीं मिलेगा। संचयी के बारे में ये बात हो गई। प्रतिकारी क्या है? इस प्रकार की त्रुटि कभी एक दिशा में तो कभी दूसरी दिशा में घटती है, और घटती का मतलब घटित होती है, घटती मतलब माइनस नहीं है, घटित होती, और इस प्रकार एक दूसरे को स्वयं ही काटती रहती। परिणाम स्वरूप प्रतिकारी त्रुटि का अंत में प्रभाव नगण्य हो जाता है, काफी कम हो जाता है। समझ में आ गई बात यहाँ पे?
यहां यह ध्यान देने की बात है कि कार्य की पुनः जांच करने पर संचयी त्रुटि का आसानी से पता चल जाता है और यह त्रुटि सुधारी जा सकती है, परंतु प्रतिकारी त्रुटि का पता लगाना कठिन है क्योंकि यह स्वयं ही अपने आप को काटती रहती है। इतना ही बताया गया, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई कि इस त्रुटि को संभावना के सिद्धांत पर आकस्मिक त्रुटि में मान करके थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर कम किया जा सकता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ा करके। जैसे एक डिस्टेंस मापी गई 40 मीटर, दोबारा किसी और से नपवाइए, तीसरी किसी और से नपवाइए, उन सबका औसत लीजिए, तो उससे लगभग ये त्रुटि काफी हद तक कम हो जाती है। कहेंगे सर क्या त्रुटि होती ही है? तो मैं बोलूंगा, मैंने कहा ना कि तुम नहीं करोगे तब भी क्या गारंटी है कि तुमने सही नापा है? और कौन ये बताएगा? क्योंकि जो नापेगा वो सही बोल रहा है, इसकी क्या गारंटी? तुमने कहा सर हमने नापा इतना आया, अगला आया कह रहा इतना आया, दोनों गए लड़, कौन बताएगा? क्योंकि जो तीसरा आएगा आप लोग को जांच करना, उसकी भी क्या गारंटी है वो एकदम सही ही बोल रहा है? क्योंकि देखना है, समझना है, नापना है, कुछ मिलीमीटर का, कुछ माइक्रोमीटर का अंतर तो आ ही जाएगा। कम अंतर आएगा, त्रुटि को कम किया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि फाइनली ऑब्जर्वर हम ही हैं। तो कहेंगे क्या सर तब तो त्रुटि रही जाएगी हर काम में? मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि कामों में कुछ हद तक त्रुटियां मान्य है, टॉलरेंस है, उनकी छूट है। कहेंगे कैसे? चेन से नापना है तो जानते हैं जो 30 मीटर वाली चेन होती है, अभी पढ़ेंगे चेन चैप्टर अलग से, उसमें अगर प्लस माइनस 8 mm की एरर आ रही है तो चलता है, छोड़ो यार। और 20 मीटर की यदि चेन है तो प्लस माइनस 5 mm तक की एरर आई है तो चलता है। चेन में ये छूट है, इसी तरह हर जगह पे छूट मिलती है। और वो छूट किस पर निर्भर करती है? भाई काम महत्वपूर्ण है तो ये छूट कम हो जाती है, काम कम लेस इंपॉर्टेंस का है तो छूट बढ़ा दी जाती है। त्रुटियों को में छूट को हमेशा वन इन समथिंग के फॉर्म में रखा जाता है। जैसे त्रुटि को बोला गया कि उसमें कुछ छूट है या टॉलरेंस है, जैसे देखिए अनुमत त्रुटि यानी परमिसिबल एरर। परमिसिबल एरर हमेशा 1 इन n के, n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि 1 इन 500, यानी अगर हम 500 मीटर की दूरी मापें तो उसमें 1 मीटर की गलती चल जाएगी, ये छूट है। कोई कहा 500 मीटर में, आधे किलोमीटर में तुम 1 मीटर की गलती कर दोगे? नहीं नहीं, ऐसा है सर, हम 1000 में 1 मीटर की करेंगे, मतलब 1000 में तो सर 1 मीटर का हो ही सकता है। इसी तरह अगर कोई बोला ना हम और एक्यूरेट आदमी हैं, हमारा उपकरण इतना अच्छा है, हम 1 इन 5000 में करेंगे, यानी हम 5000 नापेंगे तब 1 मीटर की हल्की गलती मिलेगी। यानी त्रुटियों में जो परमिसिबल वैल्यू होती है वो इस नंबर के साथ जैसे जैसे 1 इन ये नंबर बढ़ता जाए त्रुटियां कम होती जाएंगी। तो अब इसमें कहूंगा कि एक में परमिसिबल एरर ये है, एक में ये है, एक में है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा काम? 3 लोगों ने काम किया, पहले की परमिशन इतनी थी, दूसरे में इतनी थी, तीसरे में इतनी थी। सबसे अच्छा इसमें काम किसने किया है? इसने, क्योंकि इसने 5000 मीटर नापा या 5000 नोट गिन दिए और एक का मिस हुआ। कुछ लोग को 10 to 15 to 20 नोट दे दिए, उसे भूला जाए। तो त्रुटियों को यहां से यहां तक लगातार घटाया जा सकता है। हर काम के लिए, सर्वे की इंपॉर्टेंस के लिए, वहां जमीन कैसी है उसके आधार पर ये त्रुटियों की सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है। जो काम आप कर रहे होंगे उस काम के महत्व के आधार पर यह बताया जाता है कि इसमें कितनी त्रुटि की परमिशन है आपको, वो बदलता रहेगा हमेशा। अभी मैंने बताया कि हम लोग 12 किलोमीटर तक का सर्वे किए, लेवलिंग, सिर्फ 5 mm तक का डिफरेंस आया, यानी हम लोगों ने 5 mm का एरर किया था 12 किलोमीटर में। और ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा था भाई साहब, बहुत सटीक बड़ा आंकड़ा था ये एक्यूरेसी मेंटेन करी हम लोगों ने। यानी जो कहता है मैं तेज हूं, एब्सोल्यूट हूं, मुझसे गलती नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप गलतियों को जितना कम कर पाए उतना अच्छा है, कम वही कर सकता है जो जानता है। समझे कि नहीं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी आपने सर्वेक्षण कार्य में अनुमत त्रुटि भी होती है, परमिसिबल एरर भी होता है, और इसका रीजन ये होता है, यहां बोला गया है कि विभिन्न सर्वेक्षण कार्यों के लिए इन त्रुटियों की सीमा इनके विस्तृत वर्णन के अंतर्गत अगले अध्याय में दी गई है। यानी आगे के जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो काम हो रहा होगा उसमें उसकी त्रुटि के बारे में बताया गया होगा डिटेल। क्लियर हो गई बात? आई होप आपको
एरर्स क्या होती हैं समझ में आया होगा, एरर्स को कैसे नापा जाता है, परमिशन, एक तो एरर कैसे पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। अभी ये मत सोचिएगा एरर खत्म हो गया, एरर मैं आगे बोलूंगा, जैसे अभी मैंने बोला फीता बढ़ गया तो कैसी एरर करेगा, फीता छोटा हो गया तो कैसी एरर, तो आगे मैं आपसे उल्टा पूछूंगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कौन सी एरर होगी, टेम्परेचर घट जाएगा तो कौन सी एरर होगी, फीता झूल गया तो कौन सी एरर होगी, फीता ज्यादा खींच गया तो कौन सी एरर होगी। ये सारे मैं पूछूंगा आगे जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्योंकि एरर हर चैप्टर में आएगा, हर चैप्टर में एरर आएगा। ये तो ओवरव्यू ऑफ एरर था, मैंने यही बेसिक रहेगा, एरर का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, उसके बाद बढ़ता जाए। अब आगे एक चीज मैं बताऊंगा आपको, ये टॉपिक मैं कल पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, इसमें 3 क्लास मान लीजिए लगेगा, एमसीक्यू भी कुछ, इस क्लास में एमसीक्यू नहीं करा रहा हूं, लेकिन अभी तक का पूरा एमसीक्यू अगली क्लास में, उसमें नक्शा और प्लान क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, मैप और प्लान में अंतर क्या है, उसके साथ आरएफ क्या क्या होगा, उत्तर दिशा क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग अगली क्लास में इनके एमसीक्यू के साथ में, ये सारी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें थोड़ा सा इलेबोरेटिव होगा, ठीक है। तो अगली क्लास में एमसीक्यू प्लस ये आरएफ वाला पॉइंट, स्केल वाला पॉइंट, नक्शे वाला पॉइंट, सारा हम लोग देखा जाए, ठीक है। आज की क्लास यहीं रोकते हैं, क्लास आपको कैसी लगी इसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और यही अगली क्लास में ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।